वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल। आज हम कक्षा 8वीं का हिंदी का पहला पाठ पढ़ेंगे, ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर। जगह एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं। अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत। अभी न होगा मेरा अंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कवि का नाम। तो बच्चों, इस पहली पंक्ति का क्या अर्थ है? इस कविता में वसंत ऋतु की शुरुआत में जो माहौल होता है उस बात की चर्चा की गई है। तो कविता का शीर्षक उस मधुर संगीतमय वातावरण की तरफ इशारा करता है जो वसंत ऋतु के शुरू होने पर रहता है। तो कविता का शीर्षक उसकी ओर हम इशारा कर रहा है कि जो वसंत ऋतु है वो बहुत ही एक अच्छा मौसम है, बहुत ही मधुर मौसम है। तो उस वातावरण में अगर हम लोग उस वातावरण को कोई संगीतमय रूप दें तो उसी की ओर ये शीर्षक जो है ध्वनि, उसी की ओर ये इशारा करता है। तो अभी तो मधुर, इस पंक्ति में यही अर्थ है। अभी कवि ये कहना चाहते हैं कि अभी तो मधुर वसंत की शुरुआत ही हुई है, इसीलिए अभी उसका अंत नहीं होने वाला। तो बोल रहे हैं कि कवि अभी तो मधुर वसंत की ऋतु की मतलब वसंत ऋतु की शुरुआत ही हुई है, इसीलिए उनका अंत अभी नहीं होने वाला। हर सुंदर चीज़ का अस्तित्व थोड़े ही समय के लिए रहता है। तो कोई भी एक सुंदर चीज़ का जो मौजूदगी है वो बहुत ही थोड़े से समय के लिए रहता है। या कई बार ऐसा होता है कि उस सुंदरता निहारने में हम इतने मगन हो जाते हैं कि हमें लगता है जैसे समय जल्दी बीत गया हो। या फिर कोई चीज़ जो बहुत ही सुंदर है उसको देखने में हम इतने एकदम मगन हो जाते हैं कि जैसे हमें लगता क्या है कि जैसे समय बहुत जल्दी बीत जा रहा है। बसंत साल का सबसे सुंदर मौसम होता है और खुशनुमा होने की वजह से लगता है बहुत थोड़े समय के लिए ठहरता है। कवि ने इसी भावना को चित्रित करने की कोशिश की है। तो फिर इसी भावना को क्या चित्रित करने की कोशिश की कवि ने कि किस बात से ये सुंदरता जोड़ने की कोशिश की कि वसंत ऋतु से। जैसे वसंत ऋतु एक बहुत सुंदर ही मौसम है और बहुत खुशनुमा भी होता है, तो लेकिन वो बहुत थोड़े समय के लिए रहता है और हम उसका आनंद लेते लेते इतना मगन हो जाते हैं कि हमें समय का पता ही नहीं चलता और समय कब चला जाता है। तो इसी भावना की ओर इस पंक्ति में कवि ने चित्रित करने की कोशिश की है। ये जो दूसरी पंक्ति है इसमें कवि ने बताने की कोशिश की है, बसंत में डालियाँ कलियाँ और छोटे पौधे सभी कोमल होते हैं। कवि ने लिखा है कि वह अपने सपनों जैसे मुलायम हाथों से नींद में डूबी कलियों को जगाने की कोशिश करता है। इससे जब फूल खिलते हैं तो एक नए सवेरे का प्रारंभ होता है। तो वसंत में डालियाँ कलियाँ और छोटे छोटे पौधे जो होते हैं वो सभी बहुत ही कोमल होते हैं। कवि ने बहुत ही कोमल होते हैं, आप सबको पता ही है। जो छोटे छोटे पौधे, कलियाँ फूलों की छोटी छोटी कलियाँ जो अभी फूल ठीक से बनी भी नहीं है, वो लोग बहुत कोमल होते हैं। तो कवि ने यही कहा है कि वो अपने सपनों में यही देखते हैं कि जैसे उन अपने मुलायम हाथों से उस नींद में डूबी कलियों को बहुत जगाने की कोशिश करते हैं, मतलब फूल खिलाने की कोशिश करते हैं ताकि वो एकदम अच्छे बड़े होके खिल जाए। तो और एक नए सवेरे का मतलब एक नए जीवन, मतलब एक नए पौधे का, एक नए फूल का प्रारंभ हो। ये जो तीसरी पंक्ति है इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि वसंत ऋतु हर फूल से नींद की आलस को खींचने की कोशिश करता है और हर किसी में नए जीवन का अमृत भर देता है। तो वसंत ऋतु हर एक फूल से नींद की आलस, मतलब जो फूल जो नई खिले हुए होते हैं, छोटे होते हैं, जिनकी जो कलियां छोटी होती हैं, उनसे उनका जो आलस है वो खींचने की कोशिश करता है और उनको खिलने में मदद करता है और एक नए रूप से खिलने में, मतलब एक नए जीवन का अमृत भरने में उनकी मदद करता है।
अंतिम पंक्ति का यही अर्थ है कि जब फूल खिल जाएंगे तो वसंत उन्हें इस असीम संसार के दरवाजे खोलकर उसका मनोहरी दृश्य दिखाएगा। तो उनका कवि का यही कहना है कि जब फूल खिल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, खिल जाएंगे, तो वसंत ऋतु उनको एक असीम संसार का वसंत ऋतु का जो एक मनोहरी दृश्य है जो देखने को मिलता है पूरे मौसम में, पूरे वातावरण में, तो वही उनको दरवाज़ा खोलकर, मतलब ऐसे ही बोला गया है कि दरवाज़ा खोलकर वसंत ऋतु खुद ही उसे अपना मनोहरी दृश्य उनको दिखाएगा। अगर दार्शनिक तौर पर देखा जाए तो वसंत का कभी अंत नहीं होता है। ठीक है, अगर हम लोग दार्शनिक तौर पर देखें, कुछ ज़्यादा ही सोच के, एकदम समझ के देखें, तो वसंत ऋतु का लेकिन कभी अंत नहीं होता है, बल्कि वसंत तो एक शुरुआत होती है। वसंत में खिले फूल ही आगे चल के फल बनते हैं और वो फल सभी जीव जंतुओं को भोजन देकर खुशियाँ बांटते हैं। वसंत ऋतु में ही देखते हैं ना हम कि फूल खिलते हैं, पेड़ उगते हैं, नए जीवन की शुरुआत होती है और वही फूल बाद में जाके फल बनते हैं और वो जो फल है वो सब जीव जंतुओं वो सब भोजन करते हैं और आखिर में उन्हीं फलों से बीज तैयार होते हैं और एक नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। और आखिर में क्या होता है, उन्हीं फलों से एक बीज तैयार होता है और एक फिर से नई पीढ़ी की शुरुआत का मतलब एक नए जीवन की शुरुआत, एक नए पेड़ की शुरुआत होती है। इसीलिए वसंत बार बार यह कह रहा है कि अभी उसका अंत नहीं हुआ है, उसका तो बस अभी ये शुरुआत ही हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे ये शब्दार्थ हैं कुछ, ये आप पढ़ लीजिएगा जो भी शब्दार्थ है। जैसे कि मृदुल का अर्थ है कोमल, पात का अर्थ है पत्ता, गाद का अर्थ है शरीर, निद्रित का अर्थ है सोया हुआ, प्रत्युष का अर्थ है प्रातःकाल, तंद्रालस का अर्थ है नींद से अलसाया हुआ, कुछ पाने की लालसा का अर्थ है कुछ पाने की चाह और अभिलाषा और इच्छा। ठीक है, तो बच्चों ये कविता से अभ्यास जो है, ये कविता से ये पहला प्रश्न क्या है कविता से का, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि के अंदर जीवन जीने की उत्साह, प्रेरणा, ऊर्जा बची है। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। अभी उसे काफ़ी काम करना है। वह स्वयं को काम के सर्वथा उपयुक्त मानते हैं, इसीलिए उसे विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो कवि के अंदर एक नया जीवन जीने की जो उत्साह है, मतलब एक चाह है, एक प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन, प्रेरणा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंस्पिरेशन है, एक ऊर्जा भी है, मतलब एक एनर्जी भी है, उनको जीवन जीने की जो ऊर्जा भी है। तो और वो क्या करना चाहते हैं, जो युवा पीढ़ी, मतलब जो यंग जनरेशन का जो आलस्य है, वो जो आलसी हो जा रहे हैं, उनका ये जो दशा है उनको उबारना चाहते हैं, मतलब ठीक करना चाहते हैं, उनको निखारने में, उनको अपने जीवन में निखारने में, सफल होने में उनकी मदद करना चाहते हैं। और उन्हीं को फूलों की जैसे फूलों की कलियों, छोटे छोटे कलियों के से उनको ये जोड़ा गया है। अभी उसे काफ़ी काम करना है और वह स्वयं को हमेशा काम करने के उपयुक्त मानता है, इसीलिए उसे विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं हुआ है। दूसरा प्रश्न क्या है, फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का यह मानना है कि उसके जीवन में वसंत आई हुई है, इसीलिए वह कलियों पर बासंती स्पर्श का अपना हाथ फेरकर खिला देगा। अर्थात कवि उसे युवा पीढ़ी की काव्य प्रेरणा से अनंत का द्वार दिखाना चाहता है, जो अब तक अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। कवि यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए वो उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर फूल बनाना चाहते हैं और वो अपने बासंती जो स्पर्श हमने पढ़ा, बासंत उनके जीवन में जो बसंत आए हैं उसी बासंती स्पर्श से हाथ फेरकर उनको कलियों से फूल खिलाने में फूल बनाना चाहते हैं। मतलब जैसे कि इस फूल से किसकी तुलना की गई है, युवा पीढ़ियों की तुलना की गई, यंग जनरेशन की, उनको भी वो कवि प्रेरणा से अनंत एक द्वार, मतलब एक सफल होने का द्वार, दरवाज़ा दिखाना चाहते हैं, सफल करना चाहते हैं, जो अब तक वो जो युवा पीढ़ी है वो अपना समय जो है व्यर्थ कर रहे थे। तीसरी क्वेश्चन का क्या अर्थ है,
कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है तथा कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है। यहाँ कलियाँ आलस्य में पड़े युवकों का प्रतीक है। अतः कवि नींद में पेड़ युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष की स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा और तथा उनमें नए उत्साह का संचार कर देगा। तो यहाँ पे कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं? उन पे अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहते हैं ताकि उनको सुबह होने की और वसंत का ऋतु की आभास होने की उनको आभास हो जाए। और यहाँ कलियाँ का जो आलस्य है वो किसके साथ तुलना की गई है? पेड़ मतलब युवकों से, पड़े युवकों से प्रतीक है। जो नई पीढ़ी के जो युवक हैं उनसे प्रेरित है कि कवि नींद पे पड़े वो जो युवक हैं, नई पीढ़ी के जो लोग हैं जो नींद में भी सोए हुए हैं, उनको प्रेरित करने का और उनमें उत्कर्ष जगाने का, उनमें एक नए हौसला जगाने का वो स्वप्न देख रहे हैं और उसका आलस्य ताकि दूर भगा के उनमें एक नए उत्साह का संचार कर दें। कविता से आगे में ये जो प्रश्न है, जैसे कि वसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा है, आपस में चर्चा कीजिए। तो वसंत को सभी ऋतुओं को ऋतुराज क्यों कहा गया है? तो बसंत को सभी ऋतुओं का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस ऋतु में ना तो अधिक ठंड पड़ती है ना अधिक गर्मी। तो इस ऋतु में 5 तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। 5 तत्व मतलब 5 तत्व जो है जल, अग्नि, ये सब जो 5 तत्व है, तो ये सारे जो 5 तत्व से हमारे जो पृथ्वी बनी हुई है, तो उन्हीं तत्वों का प्रकोप मतलब उनकी जो भी डिसएडवांटेज अगर है कोई, तो उनको छोड़ के एकदम सुहावने हो जाते हैं। वो बहुत ही अपने आप में बहुत ही खिल उठते हैं। और बसंत ऋतु का यही प्रतीक है कि पूरा मौसम और वातावरण एकदम प्रभावित हो उठता है और बहुत ही अच्छा वातावरण बन जाता है। तो पेड़ पर नए कोपलें आने लगती हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है, शीतल मंद हवा सबको मोहित कर देता है, इसीलिए वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर अपना निबंध लिखिए। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जानकारी दी हुई है वसंत ऋतु में। और ये जो होली है, ये होली का त्यौहार के बारे में मैंने यहाँ पे आपको निबंध लिख के दे दिया है। आप ये अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव है, इसका कथन की पुष्टि और किन किन बातों से कर सकते हैं? तो ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप सब बच्चों को पता है कि गर्मी, ठंड, वसंत सब ऋतु का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम में लोग लू से बचकर रहते हैं, दोपहर में घरों से कम निकलते हैं तथा ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसीलिए ठीक उल्टे ही ठंडे मौसम में हम ठंडी चीज़ों से बचने का प्रयास करते हैं। मौसम के अनुसार ही हम अपने क्रियाकलाप का परिवर्तन करते हैं और खान पान और स्वास्थ्य पर भी ऋतु का गहरा प्रभाव डलता है। ठीक है, इसी पंक्ति में बहुत सारे हम लोगों ने देख लिया है। ये भाषा की बात है बच्चों। यहाँ पे बहुत सारे विशेषण, 4 तरह के विशेषण दिए गए हैं, जैसे कि गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक वाचक विशेषण। गुणवाचक मतलब कैसा गुण, अच्छा गुण क्या होता है आपको पता है ना, आपके क्या गुण है, जैसे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप लंबे हैं, आप ये काम बहुत अच्छा करते हैं, आप बहुत अच्छी कलाकारी करते हैं, मतलब अपने बहुत अच्छे ड्राइंग्स करते हैं, तो इसी को गुणवाचक। जैसे कि आप में कोई गुण है, जैसे कि ये बंदर, अच्छा बंदर, ठीक है, तो ये क्या है, विशेष्य है, ये विशेषण है। और सुंदर काम, जैसे कि ये विशेषण है, ये विशेष्य है कि सुंदर कार, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण क्या है, 2 गज जमीन, जैसे कि कोई भी हम लोग जैसे कि कोई भी किसी को तोलना या फिर नापना, जैसे कि 2 गज जमीन, 4 किलो गेहूँ। संख्यावाचक विशेषण में कोई भी संख्या जो आते हैं, जैसे कि 4 संतरे, प्रथम स्थान, ये सब जो प्रथम है ये विशेषण है, ये जहाँ पे 4 है ये विशेषण है।
सार्वनामिक विशेषण में जैसे कि ये लाल फूल है वह तेरी फ्रॉक है, ये यहाँ पे विशेषण है, ये विशेष्य है, और वह यहाँ पे विशेषण है, तेरी फ्रॉक है, ये विशेषण है। जैसे कि ये, वह, तुम, मैं, ये सब क्या है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। दूसरे में क्या है, बातों बातों में इन सब से आपको वाक्य बनाना है। जैसे कि विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम विशेषता उन विशेष्य कहते हैं। आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा कि विशेषण और विशेष्य किसको कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांश से और पाठ सब विशेष्य, आप इन विशेषण से आप ये सब करेंगे। ये सेकंड का आंसर है और ये आपका पहला का आंसर है। ये पहले होगा और ये दूसरे नंबर का आंसर है। भाषा की बात का आप सब ध्यान रखेंगे। तो पहले का क्या प्रश्न है, ये जो हरे हरे पुष्प एक से बाद एक शब्द इसका पुनरावृत्ति हो रहे, ऐसे ही शब्द आपको कुछ लेने हैं और उससे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कुछ शब्द यहाँ पे, जैसे बातों में, रह कर, लाल, इन्हीं को आप सबको इन्हीं का वाक्य बना के आपको लिखना है, जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है। तो ये फर्स्ट का आंसर है आपका। आप इन सबको लिख लीजिएगा। इस पाठ का ये पाठ यहीं पे अंत होता है। हम आपसे फिर से अगली पाठ में मिलेंगे। तब तक ये पाठ में जितने भी प्रश्न उत्तर हैं भाषा की बात, सब आप अपने नोटबुक पे, कॉपी पे लिख लीजिए और अच्छे से ये पाठ को फिर से दोबारा पढ़ लीजिए। हम आपसे अगली पाठ में मिलेंगे।